हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा के स्पर्श पुस्तक से बेचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का पाठ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। यहाँ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में उन्होंने अपना अनुभव लिखा है बेचेंद्री पाल ने कि कैसे वे एवरेस्ट शिखर पर पहुँची। तो यहाँ से ये जो स्टोरी है यहाँ से शुरू होती है कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ता को साफ कर सके। तो उनका एक जो ग्रुप था वो पहले ही वहां जा पहुंच चुका था, ताकि वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स है वहां पे बेस कैंप को बना सके और वहां जो बर्फ़ जो भारी मात्रा में जमी हुई है उसको साफ करके रास्ता बना दे। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव में रहते हैं। शेरपा मतलब जो माउंटेनियर के साथ उनको ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, वे शेरपा कहलाते हैं। तो वो वहीं आसपास के इलाकों में वहाँ पे रहते हैं। यह नमचे बाज़ार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, और पहली बार उन्हें बेचेंद्री पाल को एवरेस्ट को देखने का मौका जो मिला वह नमचे बाज़ार से ही मिला, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है और नेपाली लोग उन्हें सागर माथा कहते हैं। मुझे यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा दिख रहा था। जब वहाँ से बेचेंद्री पाल ने एवरेस्ट को देखा तो उन्होंने क्या देखा है कि एक भारी बर्फ का फूल एक फ्लावर की तरह लग रहा है, जो पर्वत शिखर पर कैसा लग रहा है कि वो लहरा रहा है, एक ध्वज के समान दिख रहा है, एक झंडे के समान दिख रहा है। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150-150 किलोमीटर तक अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनती है। और यह जो ध्वज के समान जो दिख रहा है, जो बर्फ़ का जो प्लूम फूल बोल सकते हैं, वह क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो ऊपर का ऊपरी शिखर जो है वहाँ पर हवा की जो गति है वो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ जब पर्वत पर उड़ता है तो वह ऐसा ही प्रतीत होता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि बहुत चढ़ाई करते समय उन्हें किस प्रकार के मौसम का सामना करना पड़ेगा। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। क्योंकि एवरेस्ट चढ़ना कोई सामान्य पर्वत पहाड़ चढ़ना नहीं था। तो बेचेंद्री पाल इससे भली भांति वाकिफ़ थी, उन्हें पता था कि यह कोई आसान चढ़ाई नहीं होने वाली है। लेकिन वह अपने दिल को बहुत ही मजबूत, अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, पूरी तरह से अपना 100% डेडिकेशन दे, तो हम निश्चय ही सफल होते हैं। तो इसी तरह बेचेंद्री पाल ने अपने मन को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था और उन्हें पता था कि यह चढ़ाई आसान नहीं होने वाली है। फिर भी उनको ये सारी चुनौतियाँ अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट कर रही थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन मतलब जब हिम अपने जगह से हिल जाता है, जब बर्फ़ के जो टुकड़े टुकड़े होकर जब वो गिरने लगता है तो उसे हिमस्खलन कहा जाता है। तो उन्हें पता चला कि हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली है जो जाने और उनकी मदद करता है चढ़ाई में, उसकी मृत्यु हो गई है। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के खिसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। क्योंकि यह चढ़ाई बहुत ही मुश्किल होती है और ऊपर चढ़ने के समय मौसम कैसा रहेगा, कभी भी बर्फ़ खिसक सकती है और वहाँ पे जैसे जैसे तापमान जो है ऊपर जाने पर वह नीचे घटने लगता है, तो ठंड है, बर्फ़ है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। एक मानवता के नाते, एक मनुष्य होने के नाते जब उन्हें यह पता चला कि करीब
एक शेरपा की मृत्यु हो गई है और कुछ शेरपा घायल हो गए हैं, तो उनके मन में बिल्कुल डिप्रेशन और दुख भर आया। तब कर्नल खुल्लर ने उन्हें स्पष्ट किया कि हम कोई सामान्य चढ़ाई पर नहीं जा रहे हैं, ये जो अभियान है, ये जो मूवमेंट है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इस तरह का अभियान में अगर ये मृत्यु या अगर इस तरह का कोई खतरा होता है तो आपको इसे सहज भाव से स्वीकार करना होगा। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। जो वहां जाने वाले जो संचालक, जो उपनेता थे प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, उनको आगे ले जाने में मदद कर रहे थे, उनको पूरा उस दल का संचालन कर रहे थे, उनको ले जाने में मदद कर रहे थे। उन्होंने आगे आने वाली जो बाधा थी खुम्बू हिमपात की स्थिति से, उन्हें सब कुछ उनको बता दिया कि क्या प्रॉब्लम होने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। और उन्होंने बता दिया क्योंकि जो ये अभियान में जितने भी व्यक्ति जाने वाले थे, उनके उनके जाने के पहले ही यह दल वहाँ जाके वहाँ जो रास्तों की सफाई है, बर्फ़ है, उसको हटा दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। और बहुत बार बर्फ़ गिरने से तो वही पहाड़ी रास्ता होता है, तो वहाँ पर वो लोग एक बोल सकते हैं किल लगाकर, रस्सी बांधकर, ठीक है, और वहाँ पे झंडियाँ मतलब फ्लैग जैसा जो है वो रास्ते में लगाकर एक पॉइंट बना लेते हैं कि एक मार्क बना देते हैं कि इसी ये फ्लैग को नोटिस करते हुए आगे बढ़ना है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तो ठंड जो है वो अथी टेम्परेचर जो है वो नीचे होने लगता है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ग्लेशियर जो है वो क्या है, वो बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी भी जारी है, ठीक है। और हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक असंतुलन है। तो यह कोई ऐसा नहीं कि कोई बताएगा या किसी बात की सूचना हमें टेलीफोन से मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्हें हर समय इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि जो भी उन्होंने सेटअप किया है वह किसी भी समय वो पूरा बेकार हो सकता है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़े, क्योंकि अगर फिर हिमस्खलन होता है, फिर हिमपात होता है, तो जो रास्ता उन्होंने साफ किया है वह वापस से क्लोज हो जाएगा, है ना। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी और बेस कैंप में पहुंचने से पहले ही वहाँ पे, क्योंकि उनको जो उनका दल है उसमें सब कोई रहता है, डॉक्टर है, कुक है, सब कोई साथ में चलते हैं, तो वहाँ की जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो सबके लिए सूटेबल नहीं है या सबका शरीर जो है उस क्लाइमेट को अडेप्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहाँ का जो उनके साथ जाने वाला जो कुक था उसकी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे और इस तरह की मृत्यु की खबरें बार बार आने के कारण उस दल के जितने भी व्यक्ति थे उन्हें बहुत कुछ होपफुल नहीं लग रहा था। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। जब वो बेस कैंप पे पहुंच गई तो वहां से उन्हें एवरेस्ट पर्वत और उसकी और जो आसपास की श्रेणियाँ थी वो उन्हें देखने का मौका मिला। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। वहाँ पर वह जाने से उन्हें देखने का बिल्कुल वो सरप्राइज़ रह गई कि वहाँ के जो एवरेस्ट जो पर्वत है उनके आसपास जो लोहोत्से, नुत्से और जो पहाड़ है उसकी ऊंचाइयों से घिरी बिल्कुल बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी के समान दिख रही है। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ों के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही है। हिमपात जो है वो क्या होता है, जो स्नोफॉल होता है वह एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से नहीं, कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब एक अव्यवस्थित ढंग से जो बर्फ़ का गिरना है वही हिमपात है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है और ग्लेशियर जो बहता है, जो उसमें का जो बर्फ़ का जो पानी जो पिघल कर जो बहता है, जिसके कारण बर्फ़ में जो है वह स्टेबिलिटी नहीं रहता है और वो उसमें हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है। और ये तो छोटा बर्फ़ का गोला नहीं है बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानें और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। तो आप ये सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि बर्फ़ का बड़ा गोला
जब वो मतलब ऊपर से अगर नीचे गिरेगा तो वो कितनी क्षति पहुंचाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। मतलब बर्फ का गिरना और फिर उसके बाद वहाँ का जो ज़मीन जो है उसमें दरार हो जाना, फट जाना और धंस जाना, इस बात को सोचकर ही एक अंदर से डर पैदा हो जाता है। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। और इससे भी ज़्यादा जो सबसे डेंजरस बात क्या थी कि संपूर्ण प्रवास के दौरान, यानी जब वो उन्हें रहने का वहाँ मौका मिलेगा, तो जो ये स्नोफॉल हो रहा है करीब 1 दर्जन यानी 12 आरोहियों जो माउंटेनियर है और साथ में जो कूलियों को हैं वो प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब उन्हें वो जो फील है, एक्सपीरियंस उन्हें होता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए, क्योंकि इन्हें चढ़ाई करनी है तो इन्होंने एक सेटअप बना लिया है कि आज यहाँ से यहाँ तक की दूरी करेंगे, लाइक दैट। तो दूसरे दिन उन्होंने अधिकांश जो उनका जो सामान था उसको आधे रास्ते तक पहुँचा दिया। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ना ये कोई आसान बात नहीं है, तो इसके लिए उन्हें सब कुछ जानकारी होना चाहिए। इसके लिए उनके साथ डॉक्टर मीनू मेहता गई थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से एल्युमिनियम की सीढ़ियों को, मतलब टेम्पररी जो है वो सीढ़ियों को पुल बनाकर, जैसे पुल का बनाना, कैसे आप पुल बना सकते हैं या रस्सियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, बर्फ़ का जो आड़ी तिरछी जो दीवार है उस पर कैसे कील ठोक कर आप आगे बढ़ सकते हैं, वह सारा चीज़ का उनको जो अभियांत्रिकी कार्य, जो इंजीनियरिंग वर्क है उसके बारे में उन्होंने पूरा ब्रीफ से उन्हें बतला दिया। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था और थर्ड डे उन्हें बताया गया था कि कैंप तक जो है सामान को कैसे उनको कैरी करके ऊपर लाना है, इसका प्रैक्टिस करना है। रीता गुम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। इनकी एक और सहयोगी थी जिनका नाम रीता गुम्बू था। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे और इनको एक वॉकी टॉकी इनके साथ, क्योंकि अगर रास्ते में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो कैसे इंटीमेट करेंगे, कैसे इन्फॉर्म करेंगे, तो इसके लिए वो बेस कैंप से जुड़ा हुआ है और वो किसी अपना जो कदम कदम का जो भी जानकारी है वो बता रही थी। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। जब कर्नल खुल्लर को यह बात पता चला कि ये दोनों महिलाएं सेफली वहां पहुंच गई हैं तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई। अंग दोरजी, लोबसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। जैसे उन्हें कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई हो रहा है वैसे वैसे वहाँ पे वो कैंप लगा रहे थे। यह संतोषजनक प्रगति थी, यह देखने में सेटिस्फैक्ट्री जो है प्रोग्रेस लग रही थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। जैसे तेंजिंग नॉर्गे के बारे में हम जानते हैं, तो वे सारे जो पर्वतारोही हैं उनसे मिलने के लिए वे अपनी पुत्री डेकी के साथ वहाँ आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए और वहाँ वो इस मकसद से गए थे कि वहाँ जितने पर्वतारोही हैं और जितने शेरपा कुली हैं उनसे बातचीत करके उनके अनुभव को जाना जाए। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। ये पंक्ति कौन कह रहा है? ये पंक्ति बछेंद्री पाल कह रही हैं। और जब उनकी बारी आई अपना इंट्रोडक्शन देने का तो इन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल नौसिखिया मतलब बिल्कुल नई हूँ, नया सीख रही हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है और ये मेरा फर्स्ट मूवमेंट है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा, है ना। उन्होंने अपना अनुभव बताया और बताया कि मतलब पीक पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार पहले अभ्यास करना पड़ चुका है। और फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वती लड़की लगती हो। और उन्होंने इन्हें मोटिवेट करते हुए कहा, उनके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा बछेंद्री पाल को कि तुम एक पक्की पर्वतीय, एक जो है होता ना माउंटेनियर गर्ल हो और तुम तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। और उन्हें पूरा विश्वास था कि इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू विल रीच इन द टॉप ऑफ द
एवरेस्ट। 15 से 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। इन्होंने अपना डेट के साथ साथ कौन सा यह दिन था, यह 1984 साल और 15 से 16 मई की बात है और बुद्ध पूर्णिमा का दिन था जब ये अपने कैंप 3 में पहुंच चुकी थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे, इनके साथ 10 और लोग थे। लोबशांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों पर रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद से सोई हुई थी। अब उन्होंने एक और बहुत ही चुनौतीपूर्ण अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किया है कि कैसे वो तंबू में सोई हुई थी और रात के करीब 12:30 बज रहे थे। 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। वो सोई भी थी अपने तंबू में, कैंप में, और अचानक से उन्हें ऐसा एहसास हुआ अपने स्लीप में कि कोई एक भारी भरकम चीज़ जो है और बहुत ही ठंडी चीज़ उनके सिर से जो है वो हिट हुई है, टकरा गई है। और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन टाइप का आवाज़ हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से कुछ कुचलती हुई चल रही है और उन्हें ऐसा फील हुआ, क्योंकि वो नींद में थी, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई बर्फ़ का बहुत भारी चीज़ जो है उनके शरीर पर से ऊपर से गुजर गई। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी और वो जो बेचेंद्री पाल हैं उन्हें ब्रीदिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। एक्चुअली क्या हुआ था कि लोहत्से ग्लेशियर से ऊपर एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमपुंज मतलब लगातार बर्फ़ का एक क्या बोल सकते हैं, किरण की तरह, रे की तरह बन चुका था। और हिमखंडों, बर्फ़ों के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। और चूंकि यह ढलान का रास्ता प्लेन रास्ता तो है नहीं, तो ये ऊपर से नीचे किसी भी सामान को अगर हम ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वो तेज़ी से नीचे से लुढ़कते हुए आएगी। तो ठीक वैसे ही इनके साथ हुआ। ऊपर से जो बर्फ़ जो है वह ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चल रही है और ऊपर से वो एक बर्फ़ का जो है पुंज, एक रे बनते हुए सारा बर्फ़ एक दूसरे के पीछे एक दूसरे को फोर्स करते हुए नीचे आ गई और इनका जो कैंप है वो पूरी तरह उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं थी और ये भगवान की कृपा थी कि सबको चोट तो ज़रूर लगी थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई मतलब किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोबशांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। अब उसके बाद फिर जो है बर्फ़ जो जम गई थी, लोबशांग ने उसे स्विस छुरी की मदद से रास्ते को साफ किया और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गया, क्योंकि ये बिल्कुल बरीड हो गई थी बर्फ़ के अंदर। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अगर थोड़ी देर भी और हो जाता तो उनकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि आप बर्फ़ का टेम्परेचर जान सकते हैं, मतलब कब किस टेम्परेचर में बर्फ़ जमती है। उतनी ठंड की स्थिति में अगर किसी को छोड़ दिया जाए तो उसका जीवित रहना मुश्किल है। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ कि कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि उनका कितना ही मतलब मृत्यु के समीप जाकर वो जीवन में वापस लौटी। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए और वहाँ पे वो स्ट्रेचर बनाना के सारा कुछ वो लोग खुद से ही करते हैं। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात नहीं थी। इतने ऊपर में इतने ऊंचाई पर स्ट्रेचर बनाना, मतलब किसी प्रकार का कोई चोट या दुर्घटना है उसको हो गई है और बहुत ही उसके सही ढंग से उसका संचालन करना। तो कर्नल खुल्लर ने इसकी तारीफ़ करते हुए बोला कि यह बहुत ही साहसिक, बहुत ही ब्रेवपूर्ण किया हुआ कार्य है। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में तो वो आगे बढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ लोगों के बोन्स फ्रैक्चर हो गए थे और कुछ लोगों को भारी चोट आ गई थी, तो अब वो चढ़ने लायक नहीं थे, तो उन्हें वहाँ से वापस बेस कैंप में रवाना कर दिया गया।
तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? क्या तुम डर गई थी? ऐसा कौन पूछा? कर्नल खुल्लर ने बछेंद्री पाल से पूछा। जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहती हो? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। एक मनुष्य होने के नाते किसी के साथ भी अगर ऐसी घटना होती है तो निश्चय ही वह डर जाएगा। लेकिन उनका जो अगला उत्तर था कि वह वापस जाना चाहती है और उन्होंने बड़े ही सपाट रूप में जवाब दिया नहीं, इससे उनका दृढ़ संकल्प आप देख सकती हैं। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने मन में यह सोच कर यह निश्चय संकल्प लेकर वह चढ़ी थी कि वह हर हालत में एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर रहेंगी। मैंने खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। वहाँ जाकर उन्होंने अपना, जैसे वो कैंप में पहुँची, वहाँ साउथ कोल कैंप में, वहाँ उन्होंने खाना, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर सबको अरेंज किया और पानी गर्म कर रही थी। तब उन्हें पता चला कि उनके और जो दूसरे सहयोगी हैं, कि जय और मीनू जो हैं, वो अभी पीछे हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर लगेगी। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। तो बछेंद्री पाल थोड़ी टेंशन में थी क्योंकि उनके आने के बाद ही उनको उन्हीं के ग्रुप के साथ ऊपर आगे बढ़ना था। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। और वो धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि आप सोच सकती हैं बिना ऑक्सीजन के बहुत ऊपर में चढ़ाई करने से कितना, मतलब सांस लेना कितना मुश्किल होगा। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। जैसे ही वो बाहर आई थी और वो, उन्होंने सोचा, उन्होंने एक में जूस और एक में चाय लेकर वह नीचे जाने की सोच रही थी। तभी वो जैसे ही तंबू के बाहर निकली तो उन्हें उनकी मुलाकात मीनू से हुई। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी और जय अभी कुछ पीछे था। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो ऊपर चढ़कर वापस नीचे आना, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन वो अपने सारे सहयोगियों को मदद करने के लिए, ऐसा नहीं कि बस मैं पहुंच गई हूं और मुझे ही ऊपर चढ़ना है, ऐसी मनस्थिति को लेकर नहीं, बल्कि अपने सहयोग और टीम वर्क के साथ वह ऊपर चढ़ रही थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बछेंद्री पाल के कौन कौन से चारित्रिक गुण के बारे में हमें यह पता चल रहा है। वो बहादुर तो थी ही, साथ ही सहयोगी भी थी, है ना। आप आपस में एक साथ मिलकर काम करने में उनका विश्वास था। और वो नीचे गई, तब जैसे ही की नज़र इन पर पड़ी, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में मैं आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? और बछेंद्री पाल ने बड़े ही जोशो खरोश से उनसे बोला कि क्यों नहीं, मैं एक असली माउंटेनियर हूँ और मैं बिल्कुल शारीरिक रूप से, फिजिकली मैं बिल्कुल फिट हूँ। इसलिए मेरे जो भी सहयोगी हैं, मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूँ। और फिर वो हंसी और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब पृथ्वी पर सबसे अधिक जो टफेस्ट प्लेस है, जहाँ पर लोग मतलब सरवाइव कर सकते हैं, वो साउथ कोल प्लेस है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। मॉर्निंग 4 o'clock शी गॉट अप। बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल है वहाँ पर समय और सरवाइव करना। मतलब एक चाय बनाने के लिए भी उतनी ठंड में पहले उन्हें बर्फ़ को मेल्ट करना पड़ा। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, क्योंकि अंगदोरजी जो है उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था
और वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही चढ़ाई कर रहे थे, जिसके कारण उनके पैर जो है बिल्कुल कोल्ड जम रहे थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक पहुंचकर चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, तो बहुत ऊपर में बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल था। तो या तो जाकर उसी दिन वापस आना या फिर अपने इस प्रयास को वहीं पर छोड़ देना। उनके पास ये दोनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत ही कठिन और श्रम साध्य होगा। आप बोल सकते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही हार्ड वर्क, मतलब उसमें श्रम लगने वाला था। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। अगर मतलब पैर उनका बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया और बहुत उसमें मतलब ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम बैक इवन। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। लेकिन उन्हें अंगदोर्जी पर भी विश्वास था और साथ साथ अपने आरोहण, अपने चढ़ाई करने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उन पर भी उन्हें बिल्कुल विश्वास था। अपने हार्ड वर्क पर, अपनी मेहनत पर अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर मतलब जो सामान, जो इक्विपमेंट्स है जो साथ में वो लेकर चलते हैं, में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इनके साथ बाकी सारा कुछ व्यवस्था था, जिसके कारण इन्हें सुरक्षित, सेफ और गर्म फील हो रहा था। लेकिन अंगदोर्जी जो है उनके साथ ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलान चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो ग्लास पर वॉक कर रहे हैं। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ को धरती को फावड़े के दांत काट सके और उन्हें बहुत, मतलब जितना भी बोल सकते हैं स्ट्रांगली, उस बर्फ़ को तोड़ने के लिए ये करना पड़ा ताकि वहाँ से वो बर्फ़ जो है वो वहाँ से हट जाए और उन्हें चलने में मदद हो, जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत से काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही चुनौतीपूर्ण चलना था। इतना आसान नहीं था कि आप आसानी से जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं वैसे वहाँ पर चल सके। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुँच गए। शिखर कैंप यानी दिस इज़ द लास्ट पड़ाव, दिस इज़ द लास्ट जो उनका जो पहुँचना था वहाँ। और उसके बाद वो अपने जो उनकी जो मंजिल थी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ, है ना। उनसे पूछा कि क्या आप थक गई हैं, टायर्ड हो गई हैं। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। एक तरफ तो उन्हें बहुत सरप्राइज़ फील हुआ और साथ ही साथ बछेंद्री पाल की कर्मठता को, उसकी मेहनत के, उनके जज्बे को देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। और उन्होंने बताया कि हमसे जो पहले वाले जो ग्रुप थे, जो ये था दल था, जो ग्रुप था, वो उनको चलने में कितना टाइम लगा था, 4 घंटा लगा था। और बोले कि जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग दोपहर तक जो है वो एवरेस्ट के पीक पर पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। लहाटो हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुँच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। मतलब ये रास्ते में इनके अपने साथ ये सारे बंदोबस्त लेकर चलते हैं कि अगर बीच में उन्हें रुकना पड़े या कुछ खाने के लिए या चाय वगैरह कुछ भी, तो अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सब अपने साथ रखते हैं। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। मतलब उन्होंने नायलॉन की रस्सी ऐसे लगाई हुई थी ताकि इन लोग को ग्रिप मिले और चढ़ने में आसानी हो। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए
सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। अब लाहाटू ने यह नोटिस किया कि जहाँ पर मतलब 4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, वहाँ पे केवल वो 2.5 लीटर ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल करके चढ़ रही हैं। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। और जैसे ही लाहाटू को यह लगा कि यहाँ पर क्योंकि एक निश्चित ऊंचाई पर हमें कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यह उन्हें बखूबी मालूम थी, क्योंकि वो लोग निरंतर और हमेशा नियमित ग्रुप को लेकर वो चलते उतरते थे, उन्हें पूरा इस बात का अनुभव था। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे 4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये केवल 2.5 ऑक्सीजन जो है वह यूज़ कर रही हैं। तो जैसे ही उन्होंने रेगुलेटर से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई, अचानक से बेचेंद्री पाल को बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही ईजी लगने लगा चढ़ाई। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फों के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे और इतनी ठंड थी, इतनी हवा थी कि बर्फ जो है उस हवा में इधर उधर उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दृश्यता मतलब उनका जो विज़न था, जो विजिबिलिटी थी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। अनेक बार देखा कि अगले थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया और उन्होंने देखा कि बिल्कुल सपाट, बिल्कुल नीचे की तरह उन्हें दिखाई दे रहा था। मेरी सांस मानो रुक गई थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका वो जो ब्रेथ जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया है। मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और आप सोच सकते हैं कि यह दिन कितना ही यादगार दिन उनके लिए बन गया, पूरे देशवासियों के लिए बन गया। 23 मई 1984 को वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी और यह बहुत ही हमारे लिए, एक भारतीय होने के नाते, यह हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का बात था कि यह बेचेंद्री पाल जो है सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। और ये कब उन्होंने चढ़ाई की? 23 मई 1984 के दिन उन्हें यह सफलता प्राप्त हुई। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। अब जो पीक है वो बिल्कुल कोन के जैसा है, वहाँ पर एक साथ 2 व्यक्ति भी आसानी से नहीं खड़े हो सकते थे। चारों तरफ हज़ारों मीटर लंबी सीधी ढलान, आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह का ढलान है। आप थोड़ा सा भी लापरवाही करिएगा तो आप कहाँ से कहाँ चले जा सकते हैं। तो सीधी लंबी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। अब वह वहाँ पहुँच चुकी थी तो उन्हें सुरक्षित वापस लौटना भी था। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया और वहाँ पर बर्फ़ की खुदाई कर वहाँ का जो स्पेस था, जो कोणीय जो आकार था, उसको थोड़ा तोड़कर वहाँ पे स्टेबल कंडीशन बनाया कि एटलीस्ट वहाँ पे वो खड़े हो सके। और इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई और अपने नी पर वहाँ पे किसी तरह वो वहाँ बैठ गई और बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया, क्योंकि नेपाल में जो एवरेस्ट का जो शिखर है वो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इतनी ऊंचाई पर जो उनके जो मन का जो लक्ष्य था, उनके जो जीवन का लक्ष्य था एवरेस्ट पर चढ़ना, आज उनका ये लक्ष्य पूरा हो गया। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले उसने प्रणाम किया, उनका चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला और ये साथ साथ बहुत ही धार्मिक महिला थी। वो अपने साथ माता दुर्गा और हनुमान चालीसा भी लेकर गई थी, क्योंकि भगवान की कृपा और आशीर्वाद के बिना हम कोई काम में सफल नहीं हो सकते। तो मैंने इनको अपने साथ लेकर गई थी और अपने लाल कपड़े में लपेटा। छोटी सी उन्होंने एक भगवान का वहाँ पे प्रेयर की और इनको बर्फ़ में ही दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया और भगवान के बाद हमारे जो सबसे आदरणीय, हमारे हर काम में हमारे सहयोगी, हमारे किसी भी सफलता के लिए हमें जो सबसे सही, सब सच्चे ब्लेसिंग जो देने वाले होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। तो इसलिए उसके बाद उन्होंने, बेचेंद्री पाल ने अपने माता पिता को याद किया, मन ही मन धन्यवाद दिया। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंग दोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। और रज्जू नेता जो उनके जो रोप लीडर थे, जो उनको यहाँ तक पहुँचाने में मदद की थी, उनको
प्रणाम करके उन्होंने अपना सिर झुकाया। अंग दोर्जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, है ना। जैसे हम अपने टीचर के प्रति कैसे हम समर्पण और प्रेम का भाव रखते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उसी तरह अंग दोर्जी इनको चढ़ाई के लिए उन्होंने पूरा उनके हर कदम पर उनका साथ दिया था, इसलिए उन्होंने आदर भाव से उन्हें प्रणाम किया। अंग दोर्जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। और आप सोच सकते हैं कि अंग दोर्जी कितने बहादुर और कितने परिपक्व पर्वतारोही थे जो बिना ऑक्सीजन के फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि सेकंड टाइम चढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और उनके कानों में उन्होंने कहा कि दीदी, जैसे हम एल्डर सिस्टर्स को बोलते हैं, कि आपने बहुत अच्छी चढ़ाई की, बहुत अच्छी क्लाइंबिंग की और इसके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा, और तुमने जो बिल्कुल अनूठी, जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी सफलता के लिए तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है, और आज तक हमें बछेंद्री पाल पर गर्व है क्योंकि वह हमारे देश की पहली भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ सकी। और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे लिए अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। और यह जो कर्नल खुल्लर के द्वारा कही गई बात थी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब वो चढ़ाई नहीं की थी, वो केवल बछेंद्री पाल थी, एक सामान्य महिला थी जिन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मेहनत, अपने जज्बे से, अपने दृढ़ निश्चय से एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई कर ली, और वहाँ पहुँचते ही उनका जो नाम जो है वो बिल्कुल पूरे देश में विख्यात हो गया, और सहसा वो साधारण से बिल्कुल विशेष हो गई। इसीलिए कर्नल खुल्लर ने कहा कि अब जब आप वहाँ से आएंगी तो आप जो है बिल्कुल अपने आप को एक अलग दुनिया में पाएंगी। इसलिए बच्चों, अगर हम अपने जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और तो हमें भी जीवन में आने वाली चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, और इसी प्रकार बछेंद्री पाल की तरह ही मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। तब हमें सफलता से कभी कोई नहीं रोक सकता है, और हम भी फिर आराम से, आसानी से साधारण से विशेष बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें अपना दृढ़ निश्चय और लगन परिश्रम अवश्य करना होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में हमने इस पाठ से संबंधित जो भी कठिन शब्द थे उसका इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग दे दिया है, आप इसे देख सकते हैं। साथ में एक माइंड मैप देख सकते हैं। इसके प्रमुख पात्र जो कौन कौन थे: बछेंद्री पाल, कर्नल खुल्लर, रीता गोम्बू, उपनेता प्रेमचंद, जय, मीनू की, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो मेंबर थे इसके, अंग दोर्जी, आप उनका नाम भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। और कैंप की संख्या यहाँ देखिए, कैंप 1 जो है 6000 मीटर पर, कैंप 2 जो है वो प्राथमिक उपचार जहाँ पे जो फर्स्ट एड वगैरह देने के लिए, कैंप 3 जो है वहाँ पे हिमखंड का गिरना हुआ था, कैंप 4 यानी साउथ पोल का जगह था, और शिखर कैंप यानी अंतिम चढ़ाई। तो इस तरह से उन्होंने अपना कैंप 1, 2, 3, 4 की तरह करके और वो ऊपर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल की चारित्रिक विशेषताएं, जैसे बहुत ही वो दृढ़ संकल्प थी, अपने बहुत ही मन और अपने इरादे की पक्की थी, बहुत ही बहादुर, सहयोगी, धार्मिक संस्कारों को मानने वाली और बड़ों के प्रति हमेशा आदर भाव रखने वाली थी। और इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता? अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हमें सफल बनाती है, और हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन गिव अप करने से हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आइए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस पाठ में ही छिपा हुआ है, और अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको यह पाठ बिल्कुल, इसकी जो व्याख्या मैंने की है, आपको अच्छे से यह पाठ समझ में आ जाएगा, और आप इन प्रश्नों का उत्तर करने में स्वयं ही सक्षम हो पाएंगे। अगर आपको प्रश्न उत्तर लिखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। और आशा करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।